हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय साइड। आज मैं आप सबको एक बहुत ही खास पर्सन से मिलाना चाहता हूँ। सो शी इज़ डॉक्टर परमिंदर एंड शी इज़ अ गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट। ओवर दैट शी इज़ अ फैंटास्टिक एंड सुपर्ब रोबोटिक सर्जन एंड मोर देन दैट शी इज़ अ सुपर्ब ह्यूमन बीइंग। सो आज इंस्टेड ऑफ मी telling about certain things, I would basically discuss gynecological cancers and their treatment with Dr. Parminder herself. So thank you Parminder for joining us. थैंक यू सर। So सबसे पहले तो ये है कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर होता क्या है और हम किन कैंसर्स को गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में रखते हैं। सो गायनी कैंसर्स होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से अराइज होते हैं, जैसे कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज या फिर यूट्रस के लोअर पार्ट जिसको सर्विक्स बोलते हैं, या फिर वेजाइना या वल्वा। इनसे अराइज होने वाला कोई भी कैंसर गायनेकोलॉजिकल कैंसर में आता है। नॉर्मली ये मतलब पता कैसे लगता है कि हमको गायनेकोलॉजिकल कैंसर है, मतलब पेशेंट को क्या सिम्टम होगा या जी, सो पेशेंट को जैसे कि हम देखते हैं कि फीमेल्स में मेनली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में गायनी कैंसर ज़्यादा इंसिडेंस है, बट आजकल अर्ली स्टेज में यंग एज में भी गायनी कैंसर्स को देखा गया है। बट पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में जैसे कि गायनी कैंसर्स में मोस्ट कॉमन इंडिया में सर्वाइकल कैंसर है, जिसका कि सिम्टम होता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर अगर यंग एज में हो रहा है तो उसमें वेजाइनल डिस्चार्ज रहता है, डर्टी वेजाइनल डिस्चार्ज, या फिर पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। सो वी शुड नॉट इग्नोर दैट सिम्टम। एंड अगर हम यूट्रस की बात करें, उसका कैंसर मेनली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में होता है, जो कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के रूप में सिम्टम आता है। तो उस कैंसर को हम अर्ली स्टेज में पिक कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत अर्ली स्टेज में ही सिम्टम्स दे देता है। और अगर हम ओवरी कैंसर की बात करते हैं तो ओवरी कैंसर में मेनली पेशेंट को बहुत ही वेग सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्लोटिंग होता है या फिर डिस्टेंशन हो जाता है एब्डोमेन का, जिसके कारण उनको खाने पीने में प्रॉब्लम आती है या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। तो वो हमारा ओवरी कैंसर लेट स्टेज में लाइक थर्ड या फोर्थ स्टेज में प्रेजेंट करता है बिकॉज ऑफ दीज वेग सिम्टम्स। और वेजाइनल कैंसर एंड वल्वल कैंसर आर वेरी रेयर, बट वेजाइनल कैंसर में भी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आता है। एंड वल्वल कैंसर जो कि स्किन का कैंसर है, जो लोअर डाउन हमारी स्किन है, उसके कैंसर में मेनली वहाँ पर कोई अल्सर होता है या ब्लीडिंग हो सकती है या क्रॉनिक इचिंग की प्रॉब्लम रहती है। नॉर्मली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, उसमें अगर हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट या कॉन्सेप्ट है कि हम उसको जल्दी पकड़ें और अगर हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर लें तो इट इज़ बेटर कि हम उसकी अपफ्रंट सर्जरी करें। दीज आर द बेस्ट रिजल्ट्स एंड अकॉर्डिंगली जो फाइनल रिपोर्ट आएगी आगे कीमो रेडिएशन या जैसे भी प्लान करना है। तो मोस्टली आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड एंड लेट पीपल नो कि एग्जैक्टली जो पूरा गायनेकोलॉजिकल कैंसर का स्पेक्ट्रम है उसमें सर्जरी का रोल क्या है। So as you said, sir, surgery is the mainstay of treatment in cancer, in gynecological cancer also. So इसमें अर्ली स्टेज में अगर हम पिक करते हैं कैंसर को, इवन ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर और सर्विक्स कैंसर, सब में सर्जरी का रोल है मेनस्टे। अगर सर्जरी हो जाती है उसके बाद हम फाइनल जो बायोप्सी रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली वी डिसाइड कि फर्दर उसको एडजुवेंट ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन की ज़रूरत है या नहीं। सो मेनस्टे इज सर्जरी ओनली। एंड जब हम गायनेकोलॉजिकल कैंसर की सर्जरी की बात करें, जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर की सर्जरी है, जैसे मुझे नॉर्मली हमारा माइंड होता है कि यूट्रस और ओवरी को निकाल दिया, तो जो कैंसर का ऑपरेशन है, अगर मैं यूट्रस हिस्टेक्टमी की बात कर रहा हूँ विज़ अगर मैं बिनाइन जो फाइब्रॉइड की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से जब सर्जरी होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है? Yes, sir. So there is a big difference between a simple hysterectomy, which is for non-cancer conditions, and the one which we do, which is called radical hysterectomy. There are different types of radical hysterectomy. According to the cancer types, we do that. सो अगर हम यूट्रस कैंसर की बात करें तो यूट्रस कैंसर में हमारी एक्स्ट्रा फेशियल हिस्टेक्टमी होती है। एक्स्ट्रा फेशियल हिस्टेक्टमी इज टाइप 1 रेडिकल हिस्टेक्टमी। सो इसमें सिंपल कर पाएंगे? हाँ जी, सो इसमें ये है कि इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन से सर्जन से करा रहे हैं। आर यू गोइंग विद अ कैंसर सर्जन और जनरल गायनी सर्जन। सो उसमें टेक्निक का डिफरेंस आता है कि हमें यूट्रस के अंदर घुस के उसको क्लैम्प्स लगा के नहीं काटना है, हमें यूट्रस से थोड़ा सा अवे रहकर ही उसको कट करना है।
ताकि हम जो स्पेसिमेन हम जो आउट करना चाहते हैं उसको इन टोटो निकालें, हम यूट्रस की वॉल में घुसे ना। जो हमारी सिंपल हिस्टेरेक्टमी होती है उसमें वी स्टे वेरी क्लोज टू द यूट्रस, विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ कैंसर सर्जरी। हमें उसमें यूट्रस से थोड़ा सा दूर रह के अपने मार्जिन्स लेते हुए स्पेसिमेन को आउट करना। और साथ में जो लिम्फ नोड्स वगैरह वो सब यस, सो इफ़ वी टॉक अबाउट यूट्रस कैंसर तो उसमें हमें लिम्फ नोड इवेल्युएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस पर हमारा प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कैसा रहेगा, एंड प्लस हमें एडजुवेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है वो डिसाइड करते हैं। तो लिम्फ नोड्स को असेस करना ज़रूरी है। ट्रेडिशनली वी आर डूइंग कंप्लीट लिम्फ नोड डिसेक्शन, हम पेल्विक लिम्फ नोड्स एड्रेस करते हैं और पैरायोटिक एड्रेस करते थे। बट अभी जो रीसेंट टेक्नोलॉजी है रोबोटिक सर्जरी हम करते हैं, जिसमें कि हम यूट्रस रिमूव करते हैं। उससे पहले हम सर्जरी स्टार्ट करने से पहले एक डाई इंजेक्ट करते हैं सर्विक्स में, जिससे कि जो यूट्रस को ड्रेन करने वाले नोड्स हैं, जो फर्स्ट नोड है जिसको हम सेंटिनल नोड कहते हैं, वो लाइट अप हो जाता है। सो रोबोटिक सर्जरी में वी आर डूइंग इट विद दा विंची रोबोट। सो उसमें वो फायरफ्लाई टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो सेंटिनल नोड्स लाइट अप हो जाते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई दोज नोड्स बिफोर स्टार्टिंग विद द हिस्टेरेक्टमी। सो फर्स्ट वी सैम्पल दोज लाइट अप sentinel nodes on both the sides, and then we proceed with the hysterectomy. Meanwhile we send those sentinel nodes for the frozen section. उसमें रिपोर्ट आता है कि वो फ्रोजन जो sentinel nodes है they are negative for malignancy, तो हमें complete lymph node dissection करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो in a way इसमें early recovery रहता है पेशेंट का। ड्यूरिंग सर्जरी ऑल्सो अगर हम कंप्लीट लिम्फ नोड डायसेक्शंस करते हैं तो उसमें वेसल इंजरी का रिस्क है, उसमें नर्व इंजरी का रिस्क है, एंड वो ज़्यादा मॉर्बिड सर्जरी हो जाती है। अगर हम सेंटिनल नोड की तरफ जाते हैं तो सेंटिनल नोड अगर हमें सिर्फ एक ही नोड निकालना है, अगर वो नेगेटिव आ जाता है वी अवॉइड द कंप्लीट नोड डायसेक्शन एंड विच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इंजरीज। सो बेसिक बात यह है कि जब भी आप गायनी कैंसर या ऐसी कोई भी ऑपरेशन के हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें जो गायनोकोलॉजिकल कैंसर का एक्सपर्ट जो है वो सर्जन वो होना ज़रूरी है। जैसे परमिंदर जी बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा फेशियल मतलब मुझे मार्जिन जो कैंसर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब हम टिश्यू निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल टिश्यू साथ में निकालना है ताकि हमें श्योर हो कि पूरा निकला है, कुछ छूटा नहीं है। दूसरा जो लिम्फ नोडल डायसेक्शन है, जो कैंसर है वो एक प्राइमरी साइड है, फिर वो लिम्फ नोड्स में जाता है और फिर आगे जाता है। तो नोडल डायसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोडल डायसेक्शन का प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी है कि अगर तो नेगेटिव है तो मैं सेंटिनल से ये डिफाइन कर पा रहा हूँ कि ये मेरा फर्स्ट स्टेशन लिम्फ नोड है और मैंने उसको चेक कर लिया, कैंसर और नहीं फैला है। और अगर फैला है तो मैं कंप्लीट डायसेक्शन कर रहा हूँ, ये नहीं कि फिर छोड़ के पा रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और लास्ट में आपसे सिर्फ ये है कि आप ओपन भी करते हैं, आप मिनिमल एक्सेस भी करते हैं जिसमें आप लैप्रोस्कोपी भी करते हैं और रोबोट भी करते हैं। सो इन योर एक्सपीरियंस हाउ डू यू फील के व्हाट इज, कब मुझे ओपन सर्जरी करनी चाहिए, कब मुझे रोबोटिक करनी चाहिए, और क्या लैप्रोस्कोपी का कोई रोल है इसमें ओपन गायनी कैंसर में? सर वी इवेल्युएट द पेशेंट बिफोर टेकिंग हर इनटू ओटी। तो उसमें हम एमआरआई कराते हैं और अगर ज़रूरत हो तो पेट सीटी भी कराते हैं। अगर हमें एमआरआई में लगता है कि डिजीज़ इज़ कन्फाइंड टू दैट ऑर्गन ओनली, कन्फाइंड टू द यूट्रस, फॉर एग्जांपल इन यूट्रस कैंसर, तो और लिम्फ नोड्स में स्प्रेड नहीं है, तो उस केस में हमें ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी पे जाते हैं। सो मिनिमल इन्वेजिव भी 2 टाइप्स है, रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी ट्रेडिशनली हम कर रहे थे, ऑलरेडी एस्टेब्लिश रोल है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का यूट्रस कैंसर में। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है रोबोटिक, जिसमें कि हमारे सर्जन्स को ज़्यादा प्रिसीशन रहता है फॉर डूइंग द सर्जरी, बिकॉज उसमें जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे हैव 7 डिग्री मूवमेंट। सो हम अपनी डायसेक्शन और पेल्विस जहाँ पर यूट्रस होता है उस एरिया में डायसेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता है लेप्रोस्कोपी से, बिकॉज लेप्रोस्कोपी 2 डायमेंशन में ही मूव कर पाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, और जो रोबोटिक सर्जरी है वो 7 डिग्री मूवमेंट होता है, दिस विच mimics the movement of our wrist. So it is like open surgery but all the advantages of a minimal invasive surgery. So उसमें एक तो प्रिसीशन बेटर होता है, ब्लड लॉस कम होता है, अर्ली रिकवरी होती है, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे है, एंड ऑल्सो इफ वी आर डूइंग सेंटिनल नोड्स वो इजीली वी कैन डू इट बाय रोबोटिक सर्जरी, एंड अगर रोबोटिक सर्जरी एंड प्लस चांसेस ऑफ इंजरीज आर लेस इन रोबोटिक्स। सो मेरा जितना परमिंदर जी के साथ एक्सपीरियंस रहा है, और अभी हमें ये समझ आया अगर एडवांस कैंसर है तो ओपन सर्जरी करिए, जिसमें ऑब्वियसली डिसेक्शन, मार्जिन, कंप्लीट रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अर्ली स्टेज कैंसर है जहाँ पे मिनिमल एक्सेस है
वहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें फिर रोबोट की तरफ जाना चाहिए। रोबोट से हमारा डायसेक्शन प्रिसाइज है, मार्जिन अच्छा है, हम चेक कर सकते हैं लिम्फ नोड्स को, सेंटिनल लिम्फ नोड बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये सारे एडवांटेजेस जो रोबोट के हैं वो हमें मिनिमल एक्सेस में मिलते हैं। तो ओवर द टाइम जो मैंने अभी पर्सनली भी देखा है कि अर्ली स्टेज कैंसर अगर हम उसको रोबोटिकली करते हैं तो रिकवरी काफ़ी फास्ट है। पेशेंट ज़्यादातर 2 दिन 3 दिन में घर जाता है और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। फॉर्चुनेटली भगवान की दया से कैंसर रिकरेंस रेट्स भी काफ़ी कम है। एंड आई होप दैट इफ एनी ऑफ यू रिक्वायर एनी ऑफ आवर such services, we are really open, and I really am grateful and blessed to have a surgeon like Barbinder with me, and we are ready to offer a whole spectrum of robotic surgeries from head and neck to breast to gynae onco. Thank you.